राइट। सो लास्ट लेक्चर में गाइज हमने आईपी एड्रेसेस के बारे में देख लिया था। देन वी सॉ वेब एड्रेसेस के बारे में देखा था। देन वी स्टडीड एरर डिटेक्शन, ऑल दोज थिंग्स वी स्टडीड। अभी थोड़ा सा वेबसाइट से रिलेटेड ही काम करेंगे, इंटरनेट के फंक्शनिंग के थ्रू ही काम करेंगे। राइट। सो देर इज अ टर्म डोमेन नेम जिसको बोलते हैं, ठीक है। सो तुमने क्या ये वर्ड कहाँ सुना होगा गाइस? तुमने सुना होगा कि यार डोमेन लेना पड़ेगा, या फिर तुमने गो डैडी करके एक वेबसाइट सुनी होगी जो डोमेन नेम प्रोवाइड करती है तुमको, ठीक है। होस्टिंग के लिए जगह प्रोवाइड करती है, प्लस डोमेन नेम्स भी प्रोवाइड करनी पड़ती है, और ये डोमेन नेम्स आपको खरीदने पड़ते हैं ना। व्हाट डू यू मीन बाय दिस डोमेन नेम्स? तो डोमेन नेम मतलब गाइस कुछ नहीं होता है, किसी भी वेबसाइट का जो यूआरएल होता है। यूआरएल हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना है तो उसके लिए जो हम वेब ब्राउजर के अंदर लिखते हैं दैट इज यूआरएल। तो यूआरएल ही गाइज हमारा डोमेन नेम होता है, ठीक है। नाउ गाइज कहीं पे भी हमको पहुंचना है, दैट मीन्स कि उसका क्या है, वो यूनिक चीज होनी चाहिए वहां तक पहुंचने में। क्यों वो यूनिक होना चाहिए? कि अगर हम अपने वेब ब्राउजर में टाइप करते हैं और उसी नाम की दो दो चीजें हैं, सो हमारा जो कमांड होगा वो पता नहीं कर पाएगा कि कौन सी जगह को लोकेट करना है। मुझे वो वाला डोमेन नेम की डिटेल्स चाहिए या वही दूसरे वाले डोमेन नेम की डिटेल्स चाहिए। इसीलिए हमारा जो डोमेन नेम जो होता है यूनिक होना चाहिए। एंड बिकॉज ये यूनिक होता है, हमारा डोमेन नेम यूनिक होता है, इसीलिए इसके चार्जेस लगते हैं। इसके लिए क्या है, इसके चार्जेस लगते हैं कि भाई अगर मुझे एक डोमेन नेम चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डोमेन नेम मुझे खरीदना है indianeducation.com। तो अगर इस नाम से indianeducation.com नाम से अगर किसी ने ऑलरेडी रजिस्टर करके रखी है, ये डोमेन नेम खरीद के रखा है और इस नाम से वेबसाइट बना के रखी है कि कोई भी वेब ब्राउजर पे जाए indianeducation.com नाम से सर्च करे तो उसकी वेबसाइट दिखनी चाहिए, तो अब मैं वो चीज़ खरीद नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उसने पहले से वो डोमेन नेम रजिस्टर कर लिया है, वो डोमेन नेम रजिस्टर कर लिया है। बेसिक मतलब क्या है, डोमेन नेम गाइस क्या होता है, जो भी हम वेब ब्राउजर में लिखते हैं यूनिक होता है, और जो यूआरएल होता है उसी को हम डोमेन नेम बोलते हैं। नाउ अगेन द सेम थिंग गाइस, डोमेन नेम के तीन पार्ट होते हैं। स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है www। नाउ इस चीज के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ गाइस, ये कंपलसरी नहीं है। बहुत सारी जगह होगा यहाँ पे ये www आपको नहीं दिखेगा। एग्जाम्पल में आप अपना खुद का ही रनिंग देख सकते हो, वहाँ पे देखो live.pyhash.in लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये www उसके स्टार्टिंग में नहीं लिखा है, तो उसको इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सेकेंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेम डिस्क्राइबिंग द वेबसाइट्स पर्पस। तो यहाँ पे क्या है गाइज, यहाँ पे ये जो डोमेन नेम होता है उसका स्टार्टिंग का पार्ट, यानी कि www डॉट उसके बाद जो भी लिखते हैं वो होता है वेबसाइट का नाम, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जो हम सफिक्स यूज करते हैं उसके बाद, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं गाइज। ये टॉप लेवल डोमेन मतलब क्या होता है गाइज, ये क्या होता है, ये कैटेगराइज करके आपको देता है, बेसिक कैटेगराइजेशन देता है कि भाई ये जो वेबसाइट है वो किस कैटेगरी के अंदर लाई करती है। कि समझ लो अगर डॉट कॉम है दैट मीन्स कि कमर्शियल कंपनी है, ठीक है। डॉट ओ आर जी है आपका, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा। डॉट ई डी यू यानी कि स्कूल यूनिवर्सिटी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ है। नाउ डॉट सी ए यानी कि कनाडा से रिलेटेड है, कंट्री वाइज देखो आ गया यहाँ पे। डॉट आई एन इंडिया का आ गया यहाँ पे, राइट। सो इसी तरीके से गाइज ये क्या है, ये कैटेगराइज करने के लिए होता है, हमारा जो सफिक्स होता है वो कैटेगराइज करने के लिए होता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो www.amazon.com। तो यहाँ पे www आपका वर्ल्ड वाइड वेब बताने की कोशिश करता है, Amazon हमारी कंपनी का नाम है, .com बताता है कि ये कमर्शियल कंपनी है। सिमिलरली देखो यहाँ पे www.again वेन यहाँ पे जो है वो कंपनी का नाम है, .com कमर्शियल है गाइज। और यहाँ पे ये CN में भी यहाँ पे ये क्या करेगा, ये CN जो है आपका किसी कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन बता सकता है। सिमिलरली देखो माईबेज नाम है कंपनी का, देन सीओ कंपनी स्पेसिफाई कर रहा है, सॉरी कोऑपरेशन ये स्पेसिफाई कर रहा है गाइज। यहाँ पे जब मैं कंट्री वाला स्पेसिफाई करता हूँ तो सीओ का मतलब ऑटोमेटिकली कंपनी हो जाता है, कॉर्पोरेशन हो जाता है, ठीक है। डॉट आई एन अगेन इंडिया स्पेसिफाई कर रहा है। तो इस तरीके से आपका जो डोमेन नेम है वो तैयार होता है। तो होता कैसा है कि अगर मैंने रजिस्टर कर दिया जाके कि indianeducation.com, अब उसको कोई यूज नहीं कर सकता है,
ठीक है, अब उसको कोई यूज नहीं कर सकता है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, अगर समझ लो मेरा डोमेन नेम कुछ इस तरीके से है indianeducation.in, तो ये गाइज अलग हो गया, ये डोमेन नेम अलग हो गया, यानी कि ये डोमेन नेम कोई खरीद सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों चीजें मिला के गाइज, ये क्या है, ये तीनों चीजें नॉट इंक्लूडिंग www, क्योंकि इसका वेटेज बहुत कम होता है, इसका मतलब बहुत कम होता है आज के टाइम पे, बहुत कम वेटेज है इसका। तो मेन जो दो चीजें गाइज हैं वो सेम नहीं होनी चाहिए, ये दो चीजें सेम नहीं होनी चाहिए। अभी क्लियर अबाउट दिस, समझ में आ गया, बराबर है? फूल्स प्लीज, बहुत बढ़िया। नाउ अभी गाइज ये हो गया हमारा डोमेन नेम, अब आगे का देखते हैं। अब ये देखो, ये क्या होता है, डोमेन नेम रेजोल्यूशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन नेम रेजोल्यूशन, या गाइज इसको हम डीएनएस भी बोल सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सर्वर। अब यहाँ पे जब सर्वर लग गया है, इसका मतलब गाइज क्या है, ये भी एक क्या है कि सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब कि कुछ डिटेल प्रोवाइड करता है अगर इसको कोई रिक्वेस्ट भेजेगा तो। अब ये क्या डिटेल प्रोवाइड करता है और क्या रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, मतलब किस चीज के बारे में डिटेल स्टोर करता है। तो गाइज अभी अभी हमने देखा, पिछले लेक्चर में हमने देखा था, हमने आईपी एड्रेसेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने आईपी एड्रेसेस के बारे में पढ़ा था, एंड इसी आईपी एड्रेसेस के पहले गाइज हमने पढ़ा था वेब एड्रेसेस। ठीक है, हमने वेब एड्रेसेस के बारे में हमने पढ़ा था। नाउ गाइज ये दोनों एक ही जगह पे क्यों पढ़े हमने, द रीजन इज, ये गाइज हमने एक ही जगह पे क्यों पढ़े, क्योंकि इसका रीजन गाइज ये है, मैंने आपको बताया था आईपी एड्रेस क्या होता है, इट इज द एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर या फिर सर्वर। तो ये क्या होता है, स्पेसिफाई करने के लिए होता है कि इंटरनेट पर एक सर्वर है, उसकी लोकेशन क्या है, इंटरनेट पे कोई वेबसाइट है, ठीक है, वो कौन से सर्वर पे स्टोर है, तो आईपी एड्रेस क्या करता है, उस सर्वर की लोकेशन देखता है। ठीक है, उस सर्वर की क्या करता है, लोकेशन देखता है। और सेम गाइज हमने वेब एड्रेसेस हमने इसी टॉपिक के अंदर पढ़ा था, एज यू कैन सी। तो गाइज ये होता क्या है, ये इंटर रिलेटेड होते हैं, ये क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ इंटर रिलेटेड का, इसका मतलब गाइज ये हुआ कि यहाँ पे जब www.google.com है, तो ये क्या है गाइज, मेरा एक वेब एड्रेस है, एक यूआरएल है, और इसी के साइमल्टेनियसली गाइज इसका एक आईपी एड्रेस भी होगा। ये आईपी एड्रेस गाइज किस लिए काम आता है, ऑटोमेटिकली पता है कि लोकेट करने के लिए काम आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर एक वेबसाइट का कुछ ना कुछ आईपी एड्रेस होता है, हर एक वेबसाइट का कोई ना कोई आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, ये जो आईपी एड्रेस होता है ये हमको क्या है, बताता है कि ये सर्वर लोकेट कहाँ पे हो रहा है, ये सर्वर लोकेट कहाँ पे हो रहा है। इसका मैं लाइव एग्जांपल आपको बताता हूँ। ठीक है, राइट। सो अगर आप इस कमांड प्रॉम्प्ट को देखो, तो अभी देखो क्या है, अगर मैं पिंग करता हूँ, समझ लो मैं पिंग करता हूँ www.google.com को, google.com को मैंने पिंग किया, तो आप देख रहे हो, देखो रिप्लाई फ्रॉम लिखा हुआ है 172.217.166.228। तो गाइज ये जो आईपी एड्रेस है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है पिंगिंग www.google.com, और उसी के साइड में देखो एक आईपी एड्रेस लिखा हुआ है। ये क्या स्पेसिफाई करता है कि यहाँ पे गूगल का जो आईपी एड्रेस है वो ये है, यहाँ पे जो गूगल का आईपी एड्रेस है वो ये है। सिमिलरली अगर मैं गाइज लिखता हूँ पिंग, मैं पिंग लिखता हूँ www.youtube.com, देखो आईपी एड्रेस क्या है इसका, देखो आईपी एड्रेस अलग है, क्या है इसका आईपी एड्रेस 172.217.160.174। तो गूगल ये यूट्यूब का जो गाइस आईपी एड्रेस है वो क्या है, 172.217.160.174। तो गाइस आपको पता है ये चीज, दैट यूट्यूब क्या है, इज अ एंटिटी ऑफ गूगल। ठीक है, यूट्यूब जो है गाइस गूगल का पार्ट है, देखो यहाँ पे इसीलिए स्पेसिफाई भी किया है यूट्यूब का, जो देखो गूगल से किस तरीके से रिलेशन है। आउट ऑफ द बॉक्स अगर हम कोई भी अभी माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट का देख लेते हैं, तो देखो इससे रिलेशन नहीं होगा उसका। माइक्रोसॉफ्ट, मैं यहाँ पे इसको पिंग करने की कोशिश करता हूँ, मैंने लिखा पिंग www.microsoft.com। अब यहाँ पे देखो आईपी एड्रेस देखो क्या आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का आईपी एड्रेस देखो क्या है, 49.44.166.234। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर वेबसाइट का, यानी कि हर वेब एड्रेस का, जिसको हम गाइस क्या बोल सकते हैं, डोमेन नेम भी बोल सकते हैं,
उसका कुछ ना कुछ आईपी एड्रेस है, उसका कुछ ना कुछ आईपी एड्रेस है। तो गाइज यही रिलेशन है इन दोनों के बीच में। ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है गाइज, यही रिलेशन क्या होता है, हमारा डोमेन नेम सर्वर स्टोर करता है कि कौन से वेब एड्रेस का, कौन से डोमेन नेम का क्या आईपी एड्रेस है, वो हमारा डोमेन नेम सर्वर स्टोर करता है। अब तुम पूछोगे सर ये स्टोर करता है तो क्यों करता है? गाइज ये स्टोर इसीलिए करता है कि देयर आर मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स, मिलियन ऑफ सर्वर्स आर प्रेजेंट इन इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट पे मिलियंस ऑफ सर्वर्स पहले से प्रेजेंट है। अब क्या होता है कि जब अगर मुझे किसी रैंडमली किसी वेबसाइट पे जाना है, तो होता क्या है कि जरूरी नहीं है कि हर एक वेबसाइट का एड्रेस मेरे पास हो। अब मेरे पास लैपटॉप है, ठीक है, अब जरूरी नहीं है मेरे लैपटॉप के पास उन सारे के सारे मिलियंस ऑफ वेबसाइट का आईपी एड्रेस हो। तो इसके लिए गाइस क्या होता है, इसके लिए एक डोमेन नेम सर्वर जो होता है वो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास होता है। अब ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास क्यों होता है गाइस? अब समझ लो मैं किसी के लिए रिक्वेस्ट भेजता हूँ, मैं अपने वेब ब्राउजर पे कोई रिक्वेस्ट भेजता हूँ कि भाई मुझे ये स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर जाना है, समझ लो क्वोरा के ऊपर जाना है, जहाँ पे हम क्वेश्चन पूछते हैं या फिर क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं लोगों से। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास हमारे पास वेबसाइट है, उधर जाना है। अब फर्स्ट टाइम मैं अपने लैपटॉप में उस चीज को खोल रहा हूँ। अब मेरे लैपटॉप के पास कोरा का आईपी एड्रेस नहीं होगा। होगा क्या कि मेरा जो वेब ब्राउजर है, वो क्या करेगा गाइस, वो मेरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को सिग्नल भेजेगा कि यार मुझे इसका आईपी एड्रेस चाहिए। ठीक है, तो क्या करेगा वो, मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो रहेगा उसके पास जो डीएनएस है, मैंने जब उसको सिग्नल भेजा तो वो अपने डीएनएस में से ढूंढ के निकालेगा कि भाई उसका स्पेसिफिक एड्रेस क्या है, उसका आईपी एड्रेस क्या है। फिर जाके मेरा कम्युनिकेशन चालू होगा हमारे www.quora.com से या फिर एनी अदर वेबसाइट, फॉर एग्जांपल फेसबुक से हमको करना है। अगर सिमिलरली देखो मैं यहाँ पे, अगर मुझे www. यहाँ पे जैसे कि फेसबुक का मुझे चाहिए, तो सिमिलरली आप देख सकते हो facebook.com। ठीक है, देखो फेसबुक का आईपी एड्रेस देखो टोटली अलग है, 157.147.140.16.35। तो ये क्या है गाइस, ये आईपी एड्रेसेस हैं जो कि डोमेन नेम वेब एड्रेसेस के साथ लिंक्ड रहते हैं। ठीक है, राइट। सो अभी क्या है, हमने इसका देख लिया, हमने सीएमडी के ऊपर हमने आईपी एड्रेसेस देख लिया। अब देखो राइटिंग पार्ट देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, ये बोल रहा है कि एज यू नो दैट वेबसाइट्स आर मोस्टली एक्सेस थ्रू डोमेन नेम्स। हम डोमेन नेम से उनको ढूंढते हैं, कुछ भी हम नाम लिखते हैं, ठीक है, उनके थ्रू एक्सेस करते हैं। बिकॉज डोमेन नेम्स आर मच इजियर टू मेमोराइज एंड रिकॉग्नाइज। तो गाइज ये भी मैं आपका क्लियर करता हूँ। ठीक है, अब होता क्या है देखो, डोमेन नेम बनाए क्यों गए? अभी क्या है कि हम आईपी एड्रेसेस के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आईपी एड्रेसेस के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ। इसका एग्जांपल देखो आपको बताता हूँ। ठीक है, राइट। सो गाइस अभी अभी हमने हमारे सीएमडी के थ्रू एक चीज पता की थी, हमने माइक्रोसॉफ्ट का आईपी एड्रेस ढूंढा था। ठीक है, हमने माइक्रोसॉफ्ट का आईपी एड्रेस ढूंढा था। अब क्या है, जब मुझे माइक्रोसॉफ्ट का आईपी एड्रेस मिला तो देखो मैं माइक्रोसॉफ्ट का डायरेक्ट आईपी एड्रेस डाल के देखता हूँ। देखो माइक्रोसॉफ्ट का आईपी एड्रेस है 149.144.166.234। ये गाइस माइक्रोसॉफ्ट का आईपी एड्रेस मिला था मुझे यूजिंग माय सीएमडी। अब देखो जब मैं इसको एंटर करता हूं तो देखो कहां जाता है ये। अब ये ढूंढ रहा है फिलहाल के लिए। ओके गाइस एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे 144 नहीं है, सिर्फ 44 है। ओके ओके जस्ट अ सेकेंड ना, मेरे हिसाब से कुछ आईपी एड्रेस में मिस्टेक, राइट। सो गाइस अभी जैसे हमारे पास एक आईपी एड्रेस था 172.217.160.174। तो ये आईपी एड्रेस गाइस हमको गूगल के लिए मिला था। तो जब मैं इसको एंटर करता हूँ तो देखो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर देता है google.com के पास। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे गाइस कि यहाँ पे ये जो आईपी एड्रेस है वो गूगल के लिए रजिस्टर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आईपी एड्रेस है वो गूगल के लिए रजिस्टर्ड है।
ठीक है। तो आईपी एड्रेस भी मैं डायरेक्टली डालूंगा तो मुझे तभी वही वेबसाइट के ऊपर लेके जाएगा। डिफरेंस क्या है कि मुझे आईपी एड्रेस याद करना पड़ रहा है, ठीक है। सो इंस्टेड कि मुझे आईपी एड्रेस याद नहीं करना पड़े, इसीलिए हमने डोमेन नेम्स बनाए और उनको लिंक कर दिया कि भाई इस आईपी एड्रेस का डोमेन नेम ये रहेगा एंड वाइसा वर्सा इस डोमेन नेम का एड्रेस ये आईपी एड्रेस रहेगा, राइट। तो ये क्या है, ये जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन है ये स्टोर होना चाहिए कहीं पे, और ये जो कनेक्शन है वो यूनिक रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए सेम आईपी पे दो अलग अलग लोकेशन, दो अलग अलग डोमेन नेम रजिस्टर्ड है। उससे हो गया क्या, उससे हमारे इंटरनेट को कंफ्यूजन होगा कि भाई कौन सी एग्जैक्टली मैं सर्वर पे वो चीज भेजूं। अगर यही सेम अगर आईपी अगर किसी और ने भी रजिस्टर कर रखा होता, किसी ये सेम जो आईपी है किसी और को भी पॉइंट कर रहा होता, तो उस केस में क्या होता कि पता नहीं चलता कि भाई ये वेबसाइट खोलनी है या दूसरी वेबसाइट खोलनी है, ठीक है। तो ये होता है हमारा डोमेन नेम, ये होता है हमारा डोमेन नेम, और इसका ये लिंकेज जो होता है गाइज वो स्टोर करता है हमारा डोमेन नेम सर्वर। तो गाइज यहाँ पे यही चीज थी, वो जो लाइन के अंदर बोला था कि बिकॉज हम आईपी एड्रेसेस को मेमोराइज नहीं कर सकते इसीलिए हमने डोमेन नेम्स बनाए और उनको यूनिक रखा है सो दैट कि क्लैशेस ना हो, सो दैट क्लैशेस ना हो। नाउ ये क्या बोल रहा है गाइज कि वेबसाइट एक कंप्यूटर पे होस्ट होती है, दैट मीन्स कि क्या है कि कंप्यूटर पे हम वेबसाइट को खोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड इट्स होस्ट कंप्यूटर मस्ट बी रीच्ड, दैट मीन्स कि क्या है गाइज, जैसे वेबसाइट क्या है एक सर्वर पे हम रखते हैं और वो सर्वर क्या करता है कि लोगों की रिक्वेस्ट को एंटरटेन करता है, उनकी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स करता है यूजिंग डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। वो वेबसाइट का आपको डिटेल्स प्रोवाइड करता है HTML के थ्रू, HTML के फॉर्म में आपको डिटेल्स प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ गाइज कि अब मुझे जब रीच करना है, तो अभी हमने क्या देखा कि भाई एक सर्वर है वहाँ पे वेबसाइट ऑलरेडी है, अब उस वेबसाइट तक हमको पहुँचना है। अब होगा क्या, अगर उस वेबसाइट तक पहुँचना है यानी कि जो सर्वर होगा उसका मेरे पास एक आईपी एड्रेस होना चाहिए। तरीका मैंने आपको बताया कि भाई हमारे पास नहीं होना चाहिए और उसके लिए हम DNS सर्वर यूज करते हैं जो हमारे ISP के पास होता है। तो गाइज इसका फंक्शनिंग कैसे होता है, इसका लेवल ऑफ फंक्शनिंग कैसे होता है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। हाउ आर डोमेन नेम सर्वर वर्क्स, होता कैसे गाइज, पहले सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, हम डोमेन नेम जो है हमारे वेब ब्राउजर के ऊपर डालते हैं, ठीक है। हमारा जो कोई भी एप्लीकेशन है वेब ब्राउजर उसके ऊपर डालते हैं। अब होता क्या है, where the domain the application where the domain name type is web browser, ठीक है, वेब ब्राउजर पे हम लिखते हैं, ठीक है। नाउ इशू द कमांड, अब क्या है वेब ब्राउजर गाइस क्या करता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को पूछता है, ठीक है, कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर वेबसाइट का आईपी एड्रेस दो। समझ में आ रहा है, मेरा वेब ब्राउजर मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलता है कि मुझे इसका आईपी एड्रेस चाहिए सो दैट मैं कंटेंट डिलीवर कर सकूं, ठीक है। सो अब होता क्या है, अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले क्या करेगा गाइस, सबसे पहले DNS के पास नहीं पहुंच जाएगा, नहीं, वो क्या करेगा, सबसे पहले उसके पास एक खुद का एक टेबल होता है जिसके अंदर वो खुद भी स्टोर करके रखता है अपना डोमेन नेम और आईपी एड्रेसेस का लिंकेज। उस फाइल को गाइस क्या बोलते हैं, होस्ट फाइल, उसको गाइस क्या बोलते हैं, होस्ट फाइल, जो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रखता है, ठीक है। इसके अंदर से गाइस क्या मिलता है, करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस मिल जाता है हमको उस वेबसाइट का, ठीक है। मोस्ट वेबसाइट्स का इसका सारे मोस्ट जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है वो होस्ट फाइल मेंटेन करते हैं जिसके अंदर आईपी एड्रेसेस स्टोर होते हैं किसी किसी डोमेन्स के। और ये गाइस किसी किसी डोमेन्स का मतलब क्या है, वो डोमेन्स जो हम खुद रेगुलरली यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल google.com, youtube.com, इन सब के जो हैं आपके पास आईपी एड्रेसेस पहले से होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अब जब कोई ऐसा आईपी एड्रेस है या फिर कोई ऐसा डोमेन नेम है जिसका आईपी एड्रेस नहीं है आपके पास, कि भाई मैंने ऐसा कोई रैंडमली डाला और उसका आईपी एड्रेस नहीं था मेरे पास, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है गाइस, अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कंप्यूटर सिस्टम गाइस क्या होता है, वो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होता है और वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर DNS से कनेक्टेड रहता है, उसके पास डोमेन नेम सर्वर रहता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डोमेन नेम सिस्टम या फिर सर्वर भी बोल सकते हैं, ठीक है, DNS सर्वर हम उसको बोलते हैं। अब ये क्या करता है गाइस, ये मेंटेन करके रखता है, क्या मेंटेन करके रखता है, आईपी एड्रेसेस ऑफ ऑल द डोमेन। ये क्या मेंटेन करके रखता है, आईपी एड्रेसेस ऑफ ऑल द डोमेन्स रजिस्टर्ड ऑन इंटरनेट। तो अब ये क्या करता है गाइस, अपने टेबल के अंदर उस आईपी एड्रेस को ढूंढता है और वो आईपी एड्रेस आपको प्रोवाइड करता है,
और आफ्टर ऑब्टेनिंग द आईपी एड्रेस, ठीक है, ऑफ द गिवन नेम, जो भी आपने अपने वेब ब्राउजर के अंदर डाला था, ऑपरेटिंग सिस्टम गाइस क्या करता है, पास कर देता है किसको, वेब ब्राउजर को। एंड आफ्टर दैट वेब ब्राउज क्या करता है, आपको कनेक्ट करता है उस पर्टिकुलर डोमेन से। वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर डोमेन से आपको कनेक्ट करता है। तो ये प्रोसेस होता है गाइज आपके डोमेन नेम सर्वर के फंक्शनिंग का। ऑपरेटिंग सिस्टम, होस्ट फाइल गाइज, यहाँ पे क्या होता है, होस्ट फाइल खुद के कंप्यूटर के अंदर हमारा जो खुद का सिस्टम होता है वो खुद एक आईपी एड्रेस और डोमेन नेम का रेजोल्यूशन स्टोर करके रखता है, और वो कौन से गाइज होते हैं, जो हम मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। तो इसीलिए आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि समझ लो कोई हम डोमेन नेम डाल रहे हैं जिसको हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे जिस वेबसाइट के ऊपर अभी आप एक्सेस करके रखे हो, ठीक है, पाईहैश के ऊपर आप पढ़ रहे हो, तो अभी आप पाईहैश को जब खोलते हो तो वो जल्दी खुल जाता है कंपैरेटिवली। अगर आप फर्स्ट टाइम आप इस वेबसाइट को खोलोगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा, क्यों, क्योंकि उसका वो डोमेन नेम ढूंढ रहा होगा, राइट। उस डोमेन नेम को ढूंढने के चक्कर में थोड़ा सा आपको कुछ सेकेंड्स का फर्क पता चलेगा। उस सेकंड्स के अंदर गैस क्या होता है, उस आईपी एड्रेस को ढूंढ रहा होता है इन दैट डीएनएस सर्वर के अंदर उस आईपी एड्रेस को ढूंढता है। आफ्टर दैट जब उसका आईपी एड्रेस मिल जाता है उसको फिर वो कनेक्ट कर देता है। उसके बाद आपको कंटेंट डिलीवर होने लग जाता है इन द फॉर्म ऑफ HTML, जो कि आपके वेब ब्राउजर के ऊपर आपको दिखता है, ठीक है। समझ में आया गाइस, डीएनएस का मतलब, डीएनएस क्या होता है, कैसे काम करता है, क्लियर है? कोई भी डाउट हो सो प्लीज आस्क। तनिष पूछ देख लो प्लीज, जूम इन करके रखा है तो जूम आउट कर लो। एंड गाइस स्टार्ट रीडिंग, कैसे डीएनएस काम करता है, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, सेलुलर वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल। सो बेसिक चीज़ें हैं गाइस कि हमारा कनेक्टिविटी के अंदर क्या क्या हमारे एजेस थे, किस हिसाब से हमारी कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई है, क्या क्या टेक्नोलॉजी है, राइट। थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं उसके बारे में ऊपर ऊपर से, ठीक है। सबसे पहले जो टेक आई थी गाइस वो 2G आई थी, 2G GSM, ठीक है। GSM वाली सर्विसेज आई थी हमारे पास सबसे पहले गाइस, ठीक है। इसके फीचर्स क्या थे गाइस कि हमारा जो स्पीड था इसके अंदर, जो हाईएस्ट स्पीड उस टाइम पे रीच होता था 1992 के अंदर गाइस ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। एंड हाईएस्ट स्पीड हमारी थी 250 kb/s, ठीक है। और ये गाइस फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर गाइस हमको ट्रांसमिट करता था ये, 900 मेगाहर्ट्ज टू 1800 मेगाहर्ट्ज, इसके ऊपर गाइस ये काम करता था, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये काम करता था, ठीक है। हमारा 2G जो हमारा GSM था, ठीक है। GSM का गाइस फुल फॉर्म है आपका ग्लोबल सब्सक्रिप्शन मेंबर। तो गाइस क्या होता है, ये जो आपकी जो सिम आती है आजकल, जो 4G सिम्स आती है, ये एक्चुअली में क्या है, GSM के ऊपर ही काम करती है, ठीक है। ये GSM टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। इसके अलावा आपने CDMA एक सुना होगा। CDMA गाइस सिम एक होती है जो कि डेडिकेटेडली दूसरे काम के लिए होती है, वो भी एक इसी की तरह होती है, लेकिन उसका काम अलग तरीके से होता है, वो डेडिकेटेडली किसी और काम के लिए यूज होती है, राइट। सो जब ये 2G आया था उसके बाद से हमने GSM के थ्रू ही कंटिन्यू करना चालू रखा है, हम GSM ही उसके बाद से यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या देखो प्रोवाइड करता है, डेटा अलॉन्ग विथ कॉलिंग इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस। तो ये इसके फीचर थे 2G के अंदर। स्पीड लिमिटेशन थी 250 kb/s, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा गाइस, उसके बाद अब आया हमारा 3G, ठीक है। 3G गाइस कब आया था हमारा, 2000s के अंदर आया था, ठीक है। इंडिया में भले ही लेट आया हो गाइस, बट एक्चुअल में जब ये पब्लिश हो गया था, पब्लिक के लिए यूज हो रहा था, ठीक है, तो उस टाइम पे ये 2000 के टाइम पे पब्लिक को मिल गया था, ठीक है। अब ये क्या है गाइस, इसके अंदर क्या था, फैसिलिटीज क्या थी, इंक्रीज डिमांड ऑफ डेटा बाय कंज्यूमर, इसीलिए गाइस ये आया था, ठीक है। क्या स्पीड प्रोवाइड करता था, 500 kbps टू 2 Mbps/s ये प्रोवाइड करता था, ठीक है। आज के टाइम पे गाइस ये 20 MB तक भी प्रोवाइड कर देता है। उस टाइम पे लिमिटेशन ये थी कि हमारे पास मीडियम नहीं था, उस टाइम पे ऑप्टिकल फाइबर्स इतने नहीं थे रेलिवेंट। अब ऑप्टिकल फाइबर्स भी हम डायरेक्टली यूज करते हैं तो हमारा 3G भी जो है वो 20 Mbps तक पहुंच जाता है, ठीक है। सेम चीजें हैं, टेक्स्ट मैसेजेस प्रोवाइड करता है, कॉलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मल्टीमीडिया भी प्रोवाइड करता है, ऑडियो वीडियो मैसेजेस भी हम भेज सकते हैं इसके ऊपर। फ्रीक्वेंसी है गाइस क्या यूज करता था, 2100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ये यूज करता था,
ठीक है, उसके ऊपर ये ट्रांसमिट करता था। 3G जो है इसके ऊपर काम करता है। 4G देखो कब आया था, 2013 के अंदर। अगेन रेंज देखो गाइस 10 to 15 Mbps स्पीड की रेंज रहती है 4G की, ठीक है। हमारे पास नहीं आती है गाइस ये जो ओवरऑल स्पीड रहती है, हाईएस्ट स्पीड रहती है जो 4G सपोर्ट करता है, उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है जो हमारे पास एज अ कंज्यूमर के पास पहुंचती है, ये हाईएस्ट 4G स्पीड सपोर्ट करता है। अब देखो क्या बोल रहा है, विच कैन गो अप टू 50 Mbps, ठीक है। 50 Mbps भी जाती है। क्यों जाती है गाइज, अभी बताया मैंने, मीडियम हमको अच्छा मिल गया, हमको ऑप्टिकल फाइबर्स मिल गए हैं जो कि 50 Mbps की स्पीड को सपोर्ट करता है ऑन दिस 4G टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी है 4G और उसकी स्पीड जो है गाइज वो मीडियम के ऊपर बहुत डिपेंड करती है, ठीक है। नाउ ऑपरेटर्स में यूज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, देखो 4G के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। इंडिया के अंदर आप देखोगे तो क्या होता है गाइस, 4G LTE हम लोग यूज करते हैं। हम क्या 4G LTE यूज करते हैं। LTE का गाइस फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। तो यहाँ पे जो LTE है गाइस वो स्पेसिफाई करता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, जो 4G का एक पार्ट है, 4G की एक टेक है जो कि वो यूज करता है। एंड इस 4G LTE की फ्रीक्वेंसी गाइस क्या होती है, 1800 हर्ट्ज टू 2300 हर्ट्ज तक की ये जाती है, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये काम करता है। नाउ इसके अंदर देखो क्या बोल रहा है, व्हाट मेक्स अ प्रोटोकॉल हैव अ हायर बैंडविड्थ। तो कौन से प्रोटोकॉल के अंदर हायर बैंडविड्थ लगती है, क्या मतलब ये कौन डिसाइड करता है। तो गाइस बैंडविड्थ मतलब क्या होता है, बैंडविड्थ मतलब होता है स्पीड हमारी जो होती है हमारे एक वायर की, या फिर हमारे इंटरनेट कनेक्शन की, या फिर हमारे किसी टेक्नोलॉजी की। तो बैंडविड्थ को गाइस हम कैसे बोलते हैं, बिट्स पर सेकेंड या फिर बाइट्स पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है गाइस, बैंडविड्थ मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ बिट्स या फिर कितने नंबर ऑफ किलोबिट्स। किलोबिट्स मतलब अगेन गाइस केबी हो जाएगा, एमबी हमारा मेगा बाइट्स होता है, ठीक है। लेकिन बाइट्स को हम फर्दरली और तोड़ते हैं तो बिट्स के अंदर होता है, वो अलग टॉपिक है, ठीक है। फिलहाल के लिए गाइस आप कितना समझो कि हमारा देखो जो बैंडविड्थ है वो आज के टाइम पे गाइस स्पीड इतनी हो गई है कि हम उसको एमबीपीएस यानी कि मेगा बिट्स पर सेकेंड के हिसाब से देखते हैं। हम मेगा बिट्स के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो बैंडविड्थ का मतलब गाइस क्या होता है, इट इज द ट्रांसमिशन कैपेसिटी, ठीक है, ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर और अ कम्युनिकेशन चैनल। यानी कि जैसे 4G 3G का जब हम स्पीड की बात कर रहे थे, जैसे 4G 10 to 15 Mbps सपोर्ट करता था रेंज में, अब वो 50 Mbps सपोर्ट करता है। दैट मीन्स कि 4G की बैंडविड्थ जो थी वो 10 to 15 मेगाबिट्स पहले थी और अब उसकी बैंडविड्थ 50 Mbps तक जाती है। तो बैंडविड्थ मतलब गाइस क्या होता है हमारा नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड आप बता सकते हो उसको, या फिर ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ अ कम्युनिकेशन चैनल। इस तरीके से आप हमारी बैंडविड्थ को डिफाइन कर सकते हो। तो गाइस बैंडविड्थ हमारा क्वेश्चन क्या था यहाँ पे कि क्या डिसाइड करता है कि भाई किसको हायर बैंडविड्थ की जरूरत है। तो क्या बोल रहा है गाइस, हायर फ्रीक्वेंसी हाई ऑफर्स हायर बैंडविड्थ। तो गाइस इसमें होता क्या है, जितनी हाई हमारी बैंडविड्थ होगी, सॉरी जितनी हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतनी ही हमारी बैंडविड्थ हाई होगी। सो जो टेक्नोलॉजी हायर फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता होगा वही जो है गाइस हायर बैंडविड्थ भी प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ गाइस कि जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा वो ज्यादा स्पीड प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। जैसे कि हमारी जो पुरानी टेक्नोलॉजीज थी वो लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करती थी, इसीलिए लो स्पीड हमको प्रोवाइड करती थी। 4G हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो हायर फ्रीक्वेंसी पे काम करती है, इसीलिए हमको हायर बैंडविड्थ प्रोवाइड करती है। सो गाइस बैंडविड्थ का डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ, और फ्रीक्वेंसी गाइस हमारी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है जब हम टेक्नोलॉजी को अपडेट करते हैं। 2G की फ्रीक्वेंसी कम थी इसलिए कम स्पीड आती थी, 3G की स्पीड फिर बढ़ी तो फिर 3G की फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो उसकी बैंडविड्थ बढ़ी, देन 4G आया, 4G की फ्रीक्वेंसी जब बढ़ी तब उसकी भी बैंडविड्थ बढ़ी। तो देखा क्या हमने गाइस, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी वैसे वैसे हायर बैंडविड्थ वो प्रोवाइड कर सकता था। तो ये डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारे बैंडविड्थ के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या है गाइस, व्हाट मेक्स अ प्रोटोकॉल हैव अ हायर बैंडविड्थ, उसकी फ्रीक्वेंसी। अगर वो प्रोटोकॉल हायर फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है दैट मीन्स कि वो हायर बैंडविड्थ प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद देखो क्या है कि यहाँ पे वाईफाई टेक्नोलॉजी के बारे में देखो क्या बात किया है। वाईफाई टेक्नोलॉजी के बारे में अगेन वाईफाई मतलब गाइस हमें पता है वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है।
क्या बोल रहा है ये, दिस प्रोटोकॉल गवर्न्स द रूल टू कनेक्ट टू द इंटरनेट विदाउट अ डायरेक्ट लाइन फ्रॉम द पीसी। यानी कि इस वाईफाई का मतलब क्या होता है कि हमारे डिवाइस से कोई भी वायर कनेक्टेड नहीं होता जो कि रेलिवेंट होता है इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारा स्मार्टफोन हो गया, हमारे लैपटॉप्स हो गए, ठीक है, तो इनके अंदर गाइस अलग से हमने कोई वायर नहीं कनेक्ट किया है बाहर से टू प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन। तो इसके लिए हम गाइस क्या करते हैं, वाईफाई यूज करते हैं। वाईफाई आप प्रोवाइड कहाँ से हो सकता है गाइस, अब ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन को हम वाईफाई के अंदर कन्वर्ट करके हम क्या कर सकते हैं, वाईफाई यूज कर सकते हैं। देन वी हैव वायरलेस राउटर्स, हमारे पास राउटर्स होते हैं, वायरलेस राउटर्स होते हैं गाइस, जो कि क्या है, हमारे पास आते हैं और हम अपने घर के कनेक्शन के अंदर रखते हैं उसको, और उसकी कनेक्टिविटी के रेंज के अंदर हम किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं टू एक्सेस इंटरनेट। देन उसके बाद देखो क्या है, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप जो होते हैं गाइस, उनके पास वायरलेस इंटरनेट कार्ड होता है, जिनको गाइस हम वायरलेस अडाप्टर्स भी बोलते हैं, जिसको हम वायरलेस अडाप्टर्स भी बोलते हैं। ये लैपटॉप्स एंड फोन्स के अंदर प्री इंस्टॉल्ड आता है गाइस, डेस्कटॉप्स के अंदर नहीं आता है। तो डेस्कटॉप्स के लिए गाइस हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल वायरलेस अडाप्टर्स हम लगा सकते हैं, जो क्या हेल्प करता है, हमारे वाईफाई जो कनेक्शन का रेंज होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए काम आता है, और उसके थ्रू हम लोग क्या है, विदाउट वायर हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट को। अगेन गाइस सिमिलर वाईफाई हॉटस्पॉट जो हम अपने फ़ोन से जनरेट करते हैं, ठीक है, हम फ़ोन से जनरेट करते हैं, उससे क्या होता है, हमारे पास जो इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है वो इनडायरेक्टली हम लोग किसी और के यूज़ के लिए अवेलेबल कराते हैं। तो होता क्या है, जब हम अपना वाईफाई हॉटस्पॉट चालू करते हैं, कोई भी हमारे हॉटस्पॉट से कनेक्ट होके हमारी जो इंटरनेट की सर्विस है जो मेरे फ़ोन में आ रही है मेरे सेल्यूलर के थ्रू, इट कैन इधर भी 3G 4G, उसको कोई और एक्सेस कर सकता है जो भी मेरे हॉटस्पॉट से कनेक्टेड होगा, जो भी मेरे हॉटस्पॉट से कनेक्टेड होगा। समझ में आ गया गाइस ये चीज़ें, सबको आ गई समझ में? निशित, ओके, हाँ सर। राइट, राइट। नेक्स्ट टॉपिक गाइस क्या है हमारा, बेसिक नेटवर्क टूल्स, ठीक है। तो बेसिक नेटवर्क टूल्स मतलब क्या है कि किस तरीके से तुम लोग क्या है अपने नेटवर्क को टेस्ट कर सकते हो यूजिंग योर डिवाइस, ठीक है। सो द बेसिक वे टू डू इज गाइस अपना CMD, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट करके एक एप्लीकेशन होता है गाइस, जिससे क्या है आप अपना नेटवर्क की बहुत सारी डिटेल्स आप निकाल सकते हो, नेटवर्क को टेस्ट कर सकते हो, अपने नेटवर्क के बारे में डिटेल्स निकाल सकते हो, किसी भी वेबसाइट के बारे में, किसी भी डोमेन के बारे में, किसी भी IP एड्रेस के बारे में डिटेल्स निकाल सकते हो यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट, जो कि आपके सिस्टम के अंदर पहले से रहता है, ठीक है। सो सबसे पहले गाइस क्या है, अब आप पूछोगे कि बेसिक नेटवर्क टूल्स की जरूरत क्या है गाइस, अगेन डेटा के लिए हम नेटवर्क टूल्स यूज करते हैं टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन, टू सी इफ देयर इज नॉट अ कंजेशन, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है नेटवर्क के साथ, स्लो है तो स्लो क्यों है, ये सारी चीजों के लिए हम नेटवर्क टूल्स यूज करते हैं। पिंग गाइस ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है, पिंग आपको ऑलरेडी पता है। पिंग गाइस मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा सर्वर हुआ या कोई भी IP एड्रेस या कोई भी डोमेन नेम हुआ, ठीक है, उसको हम पिंग कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको क्या कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं टू सी कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर रिस्पॉन्ड कर रहा है, कितना फास्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, कितना टाइम ले रहा है रिस्पॉन्ड करने के अंदर, ये सारी की सारी चीजें गाइस पिंग के अंदर हो जाती है। तो देखो क्या बोल रहा है, पिंग सर्व्स टू पर्पस। पिंग हम यूज किससे करते हैं गाइस, टू इंश्योर द नेटवर्क कनेक्शन कैन बी एस्टैब्लिश्ड, क्या उससे नेटवर्क कनेक्शन एस्टैब्लिश हो सकता है। इसका मतलब गाइस क्या हुआ कि अगर मैं पिंग कर रहा हूँ किसी वेबसाइट को एंड उसने रिप्लाई किया, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उससे कनेक्शन बिल्डअप कर सकता हूँ, वो बराबर काम कर रहा है, वो जो डोमेन नेम है या फिर IP एड्रेस है वो बराबर काम कर रहा है। सेकेंड थिंग गाइस किस लिए होता है, टाइम इंफॉर्मेशन। टाइम इंफॉर्मेशन मतलब क्या है गाइस, स्पीड ऑफ कनेक्शन, यानी कि कितना फास्ट वो कनेक्शन हो रहा है एंड कितनी फास्ट वो डिटेल्स हमको प्रोवाइड कर सकता है, इसके लिए हम हमारा पिंग कमांड यूज करते हैं। तो ये पर्पस, दो पर्पस वो सर्व करता है गाइस, कि क्या उससे कनेक्शन हो सकता है, और हो सकता है तो स्पीड क्या रहेगी कनेक्शन की, कितनी जल्दी वो हमको डिटेल्स लाके दे सकता है। अगेन गाइस पिंग अभी हमने बहुत सारे किए, ठीक है, हमने देखे ऑलरेडी। देखो पिंग हम किसी भी वेबसाइट का नाम लिखेंगे तो अकॉर्डिंगली हमको उनको डिटेल्स लाके देगा। डिटेल्स गाइस किस तरीके से लाके देता है, इस तरीके से लाके देता है हमको
ठीक है, इसके अंदर सारी चीजें रहती हैं, राइट। सो अभी थोड़ी देर पहले जैसे हमने किसी को भी पिंग किया, .google.com को मैं पिंग करता हूँ, तो गाइज यहाँ पे देखो ये पिंग हो रहा है। तो बेसिक ब्रीफ कर देता हूँ मैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे पिंग हो रहा है। ठीक है, ये जो है वेबसाइट, इसको मैंने पिंग किया है, ये आईपी एड्रेस है जो हमारे google.com का। रिप्लाई फ्रॉम यानी कि ये जो आईपी एड्रेस है, ये जो हमारा www.google.com है, वो रिप्लाई कर रहा है। बाइट्स देखो क्या बोल रहा है कि 32 बाइट्स, यानी कि जो पिंग का जो सिग्नल भेजा था ना, पिंग का जो सिग्नल भेजा था ना गाइस, उसका साइज था 32 बाइट्स। ठीक है, इतने बाइट्स का वो पैकेट था जो पिंग का पैकेट मैंने भेजा। टाइम यहाँ पे देखो कितना लगा रहा है, फर्स्ट पैकेट को टाइम लगा 103 मिली सेकेंड्स वापस आने में, सेकेंड पैकेट को लगा 138 सेकेंड्स, थर्ड पैकेट को लगा 123 मिली सेकेंड्स, और लास्ट वाले को लगा देखो 765 मिली सेकेंड्स। तो आप देख सकते हो टाइम, हमको ये भी पता चल रहा है कि किस टाइम से वापस आ रहा है। स्टार्ट देखो क्या बोल रहा है, पैकेट सेंड, कितने 4 पैकेट सेंड हुए थे, चारों के चारों रिसीव हुए, लॉस जो था वो 0 था, 0% लॉस हुआ इसका मतलब। सिमिलरली देखो यहाँ पे मिनिमम टाइम कितना लगा एक किसी पैकेट को आने में, मैक्सिमम टाइम कितना लगा, एवरेज टाइम देखो इसने निकाल के दे दिया। टीटीएल गाइस क्या होता है, टीटीएल बोलता है कि ये टाइम टू लिव होता है। ये क्या बोलता है गाइस, ये टाइम टू लिव होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इतने सेकंड्स तक गाइस ये वेट करता है। ठीक है, इट कुड बी सेकंड्स, इट कुड बी मिली सेकंड्स, लेकिन मिली सेकंड्स में ये हो नहीं सकता बिकॉज ऑब्वियसली वैल्यू ज्यादा हो गई है। तो 114 गाइस, इसका मतलब अब क्या होता है कि कुछ 114 सेकंड्स के लिए वेट करेगा। अगर तब तक नहीं आ गया, अगर तब तक नहीं आता है, तो ये गाइस क्या होता है, हमारा पिंग जो पैकेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है वो। ठीक है, तो यहाँ से इससे क्या पता चलता है, अगर वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गया तो इसका मतलब मुझे पता चल जाएगा कि 114 सेकंड से पहले पहले नहीं आया, इसका मतलब वो रीचेबल नहीं है। वो क्या हो रहा है, रीचेबल नहीं हो रहा है। तो ये डिटेल है गाइस हमारे पिंग स्टेटमेंट्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट गाइस क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेस रूट या ट्रेसर्ट। तो गाइस जो ट्रेस रूट होता है वो एक्चुअल में क्या है, लिनक्स के लिए कमांड होता है, और ट्रेसर्ट है वो हम यूज करते हैं हमारे विंडोज के अंदर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेसर्ट गाइस, ट्रेसर्ट जैसे कि हमारे दो वर्ड से बनता है, ट्रेस और रूट, यानी कि जो मैं पिंग कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं पिंग कर रहा हूँ और किसी वेबसाइट के थ्रू मुझे डिटेल्स मिल रही है, तो गाइस उस वेबसाइट या फिर सर्वर को पहुंचने के अंदर कितने स्टेप्स मुझे लगे, ठीक है, कितने सर्वर मुझे लगे, ठीक है, और कितने स्टेप्स के अंदर मैं वहां तक पहुंचा हूं। तो ये चीजें गाइस मुझे क्या बताता है, ट्रेस रूट या ट्रेसर्ट मुझे बताता है। तो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ट्रेसर्ट इज वेरी सिमिलर टू पिंग एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट इट आइडेंटिफाइज विच नेटवर्क पाथवे इट टेक्स अलोंग ईच हॉप, यानी कि कितने जगह से वो पास होते हुए गया है और हर पाथ के लिए उसको कितना टाइम लगा है उस सर्वर तक पहुंचने के लिए। वो सारी डिटेल आपको ट्रेसर पता करके देता है, वो सारी डिटेल्स गाइज आपको पता करके ट्रेसर देता है। ट्रेसर का मतलब गाइज अगेन, ये जिस पाथ को फॉलो करता है उस पाथ को गाइज आपको रूट करके देता है, आपको बताता है कि भाई इस पाथ के थ्रू मैं जा रहा हूँ, ठीक है, इस पाथ के थ्रू मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे देख लो, ट्रेसर, ठीक है, अगेन www.google.com, देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रेस कर रहा है। देखो सबसे पहला आप कहाँ पे आया, सेकंड पोजीशन पे जा रहे हैं, देखो 3 मिली सेकेंड्स लग गए। यहाँ पे देखो पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये पहुंच नहीं पा रहा है, दैट मीन्स कि क्या है, मेरे नेटवर्क कनेक्शन के अंदर कुछ इशू आया है। ठीक है, देखो फर्स्ट रिक्वेस्ट देखो टाइम आउट हो गई, सेकंड वाले के अंदर देखो पहुंचा वो, थर्ड वाले के अंदर फटक से थोड़ा सा और जल्दी पहुंचा। ठीक है, अब कौन सा हॉप है वो आपको बताएगा। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला आ गया आपका। ठीक है, मतलब गूगल को पहुंचने के लिए देखो कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, देखो गूगल को पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ये देख रहा है, देखो कहाँ कहाँ से जा रहा है। रिक्वेस्ट देखो टाइम आउट हो रही है वहां पे, देखो
इसका मतलब क्या हुआ गाइस कि यहाँ पे मेरा जो कंप्यूटर है वो गूगल के पास नहीं पहुँच पा रहा है। ठीक है, ये देखो ये भी रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गई है। ठीक है, गूगल तक नहीं पहुँच पा रहा है ये। यहाँ पे देखो कि मैंने एंड कर दिया। एंड कैसे करोगे, कंट्रोल सी दबाओगे ना गाइस तो ये एंड हो जाएगा। अभी मैं देखो किसी और को ट्रेस रूट करके देखता हूँ, www.microsoft.com। इसको देखते हैं, ट्रेस करके देखते हैं कहाँ तक आता है ये। ऑटोमेटिक हो रहा है ये। पूरा देख लो ये वाला, देखो कहाँ कहाँ से हॉप होके जा रहा है ये। यहाँ पे देखो ऊपर भी लिख रखा है ओवर अ मैक्सिमम 30 ऑप्स, 30 ऑप्स तक ट्रेस करेगा। ट्रेस कंप्लीट। कहाँ पे देखो हमारा, देखो यहाँ पे ये हमको पहुँचना था, देखो कहाँ तक पहुँच गया ये। तो देखो कितने 12 हॉप्स लगे हैं मेरे को देखो टोटल 12 हॉप्स लगे हैं पहुँचने के लिए। ट्रेस देखो कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से गाइस क्या होता है, हमारा ट्रेसर कमांड काम करता है। ठीक है, ट्रेस करता है कि भाई कहाँ कहाँ से जाएंगे। एक और एग्जांपल देख लो, ट्रेसर्ट अगर मैं ट्रेस करना चाहता हूँ फेसबुक को, ठीक है, डॉट facebook.com। अब देखते हैं फेसबुक का कितना आता है, कितने हॉप्स के अंदर मैं फेसबुक तक पहुंच सकता हूँ। देख सकते हो गाइस, रिक्वेस्ट टाइम आउट जहाँ पे आ रहा है ना गाइस, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो जो टीटीएल वाली वैल्यू अभी देखी थी ना पिंक के अंदर, ये टीटीएल वैल्यू खत्म हो जाती है ना, तब ये आता है रिक्वेस्ट टाइम आउट। यानी कि देखो ये कितना वेट कर रहा है, कितना वेट कर रहा है। इसका जो टीटीएल टाइमिंग रहेगा ना, तो टीटीएल टाइमिंग खत्म होने के बाद ये रिक्वेस्ट टाइम आउट बोल देता है ये। यानी कि हमारे फेसबुक पर थोड़ा पहुंचने में तकलीफ हो रही है। देखो पहुंच गया, फेसबुक तक पहुंच गया। ठीक है, 13 हॉप्स लगे इसको। ठीक है, सो इस तरीके से गाइस क्या होता है, हमारा ट्रेसर काम करता है।
ठीक है, एंड वी कैन ट्रेस द पाथ, भाई कौन से हॉप पे जा रहा है ये, कितने हॉप्स लग रहे हैं इसको, कहाँ पे पहुंच रहा है वो, राइट। सो ये एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम ये चीज कर सकते हैं। नाउ थर्ड क्या है गाइस, एनएस लुकअप। ये गाइस एनएस लुकअप क्या करता है गाइस, ये एक बहुत मस्त एक हमारे पास रहता है, टूल रहता है, जिसके थ्रू हम गाइस क्या कर सकते हैं, किसी के डिटेल्स हम निकाल सकते हैं, किसी भी डोमेन नेम का, ठीक है, आईपी एड्रेस हम निकाल सकते हैं। तो देखो इसका काम क्या होता है, ये दो काम करता है, इट डज टू थिंग्स, डिस्प्ले द नेम एंड आईपी एड्रेस ऑफ योर कंप्यूटर। सबसे पहले देखो क्या करता है, जो आपका आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, इट डिस्प्लेज द नेम एंड आईपी एड्रेस ऑफ योर कंप्यूटर्स डिफॉल्ट डीएनएस सर्वर। तो जिस भी डीएनएस सर्वर को गाइस आप फॉलो कर रहे हो, जिस भी डीएनएस सर्वर से आपको डिटेल्स मिल रही है, सबसे पहले उस डीएनएस सर्वर का आपको डिटेल्स निकाल के देगा। इसके अलावा क्या करेगा गाइस, इसके अलावा आपको उस डीएनएस सर्वर में से किसी स्पेसिफिक आईपी एड्रेस की जरूरत है तो वो भी आपको निकाल के देता है। तो देखो क्या बोल रहा है, इट ऑल्सो डिस्प्लेज अ स्मॉल प्रॉम्प्ट इन द एनएस लुकअप। तो गाइज होता क्या है, जब मैं एनएस लुकअप चालू करता हूँ ना, तो होता क्या है, ये अपना तो दिखाता है, उसके बाद ये अपने अंदर ही एनएस लुकअप के एक और कंसोल में घुस जाता है, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा, अपने खुद के कंसोल में घुस जाता है, एंड उधर घुसने के बाद क्या है, हम डायरेक्टली डीएनएस से कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम डायरेक्टली क्या है, डीएनएस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे बोल रहा है, हियर यू कैन टाइप द डोमेन नेम और आईपी एड्रेस and the result determines if the DNS can resolve that given domain name और IP address। तो गाइज इधर से क्या होता है, हम डायरेक्टली हमारे डीएनएस सर्वर के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो एग्जांपल में देखो अभी दिखाता हूँ, तो ये दो काम तो हमारे कर ही रहा है, हमारा खुद का जो डीएनएस डिटेल्स रहता है वो बताता है, प्लस अगर उसके रिगार्डिंग हमको हमारे डीएनएस सर्वर के अंदर किसी और की डिटेल्स चाहिए तो वो भी निकाल के देगा वो, ठीक है। सो अगेन कमिंग टू आवर कमांड, अब देखो क्या है, यहाँ पे मैं एनएस लुकअप लिखता हूँ, देखो एनएस लुकअप। अब देखो इसने क्या किया गाइस, मेरा डिफॉल्ट जो सर्वर है उसको अननोन दे दिया है। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे गाइस सेल्यूलर नेटवर्क यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप नोटिस करना कि अभी तक मैं जो भी कमांड्स लिख रहा था उसके स्टार्टिंग में देखो क्या लिखा है, ठीक है, अभी तक उसके स्टार्टिंग में क्या लिखा था, पूरा सी यूजर और नितेश ऐसे पूरा लिखा हुआ था, लेकिन अब देखो कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं जो है गाइस यहाँ पे अपने एनएस लुकअप के कंसोल में घुस गया हूं, अब मैं डीएनएस से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता हूं। अननोन है, डीएनएस अननोन है। अब मैं यहाँ पे अगर पूछता हूँ, ठीक है, कि भाई www.google.com का कुछ आईपी एड्रेस के बारे में पता है क्या, तो लेट्स सी क्या बोल रहा है। देखो आईपी एड्रेस इसने कुछ दिया है, ठीक है, 172.217.27 एंड 164, देखो उसकी डिटेल्स दी है। सिमिलरली देखो सर्वर अननोन है, एड्रेस आपको मिल गया है। ये वाला जो एड्रेस है ना गाइस, ये जो एड्रेस है वो आपका खुद का एड्रेस है, 192.168.43.1, ये मेरा एड्रेस है, ठीक है। और ये जो www.google.com का एड्रेस है ना गाइस, वो ये है, ठीक है। ये देखो आप देख सकते हो, ये गाइस किस फॉर्म में है, ये IPv6 के फॉर्म में है, ये IPv6 के फॉर्म में है। तो IPv6 वाला आईपी एड्रेस आपको प्रोवाइड कर रहा है ये, ठीक है। सिमिलरली देखो अगर मुझे किसी और का आईपी एड्रेस चाहिए, microsoft.com, कि भाई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आईपी एड्रेस है क्या तेरे पास, देखते हैं क्या बोलता है ये देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के चार इसके पास 4-5 बल्कि आईपी एड्रेसेस हैं, इसके 4-4 5-5 आईपी एड्रेसेस हैं इसके पास। कोई भी रैंडमली किसी का भी अगर आईपी एड्रेस आपको चाहिए, देखना है कि मेरे डीएनएस के पास है कि नहीं, तो आप एनएस लुकअप के थ्रू देख सकते हो, ठीक है। लास्ट एग्जांपल एक ले लेते हैं, ठीक है, फेसबुक का देख लेते हैं कि फेसबुक के पास कितने हैं आईपी एड्रेस। फेसबुक पे आज देखो एक IPv6 का है और ये IPv4 का है इसके अंदर। बाहर निकलना है तो गाइस कंट्रोल सी, अगर इस एनएस कंसोल से बाहर निकलना है तो आप क्या टाइप करोगे, कंट्रोल सी, तो आप एनएस लुकअप से बाहर आ जाओगे। और यहाँ पे आपका एनएस लुकअप का जो इसके अंदर आप डीएनएस से बात कर रहे थे, अब आप डीएनएस से कम्युनिकेशन आपका कट हो जाता है, यहाँ से डीएनएस से कम्युनिकेशन आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आईपी कॉन्फ़िग गाइस मैं आपको ऑलरेडी एक बार बता चुका हूँ, ठीक है, आपकी खुद के डिटेल्स के बारे में बताता है, ठीक है, खुद के आईपी एड्रेसेस से रिलेटेड सारी चीजें बताता है, ऑलरेडी मैं ये चीजें बता चुका हूँ।
आपका IPv4 एड्रेस, आपका V6 एड्रेस, वो सारी डिटेल्स आपको इसके थ्रू मिलता है। ठीक है, क्या क्या डिटेल्स देखो प्रोवाइड कर रहा है ये। IP एड्रेस स्लैश ऑल अगर मैं लिखता हूँ ना तो अलग चीज आती है, और नॉर्मल IP एड्रेस लिखता हूँ ना तो अलग चीज आती है। ये भी अभी हाथों हाथ देख ही लेते हैं, ठीक है, कैसे डिफरेंसेस आते हैं, क्या क्या एक्स्ट्रा डिटेल्स हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड गाइस साइमल्टेनियसली क्या है, हम सारे कमांड्स एक बार में देख लें सो दैट हमको स्विचिंग थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, राइट। इसके बाद देखो हमारे पास क्या है, हमारा इसके बाद नेक्स्ट कमांड देखो हु इज हमारा गाइस ये कमांड है। ये क्या करता है गाइस, किसी भी डोमेन नेम के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो मैं ये कमांड यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा, हु इज स्लैश एच में वहां पे यूज करूंगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ से डोमेन नेम हमको लिखना है। स्लैश एच का मतलब होता है कि डोमेन नेम में स्पेसिफाई कर रहा हूँ उसके बाद, ठीक है, उसके बाद मैं डोमेन नेम यूज कर सकता हूँ। उसके बाद स्पीड टेस्ट होती है गाइस, हमारे पास अलग अलग तरीके हैं कि कैसे मैं अपने स्पीड को टेस्ट कर सकूं। मेरे पास जो भी नेटवर्क कम्युनिकेशन है उसका स्पीड में किस तरीके से टेस्ट कर सकूं, स्पीड टेस्ट डॉट नेट करके एक वेबसाइट है, ठीक है, उसके थ्रू भी आप टेस्ट कर सकते हो। आज के टाइम पे इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं, रैंडमली आप गूगल पे टाइप करोगे कहीं पे भी स्पीड टेस्ट तो ऑटोमेटिकली आपको अलग अलग तरीके बता देगा। गूगल का खुद का स्पीड टेस्ट भी है, देन देयर इज ओकला का एक स्पीड टेस्ट है। ठीक है, सो ये अलग अलग स्पीड टेस्ट फीचर्स है जहाँ पे आप अपनी स्पीड चेक कर सकते हो। नाउ अब जैसे कि आईपी कॉन्फ़िग के अंदर अगर हम देखते हैं, ठीक है, आईपी कॉन्फ़िग के अंदर देखो क्या क्या डिटेल्स आ रही है गाइस। यहाँ पे देख रहे हो वायरलेस लैन अडेप्टर, लैन कनेक्शन, लैन एरिया कनेक्शन, देखो मीडिया डिस्कनेक्टेड है, ठीक है, ये भी डिस्कनेक्टेड है। अभी फिलहाल मैं वायरलेस से कनेक्टेड हूँ, मैं अपना वाईफाई अडेप्टर यूज कर रहा हूँ। तो देखो आप देख सकते हो लोकल IPv6 एड्रेस दे रहा है, मेरा खुद का IP एड्रेस दे रहा है, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सबनेट मास्क, देन देयर इज डिफॉल्ट गेटवे। आपको याद होगा गाइस, तो गेटवे हमने क्या किया था, हमारे फर्स्ट जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर गेटवे करके हमने टॉपिक देखा था, जिसके अंदर बता रहा था कि ये गेटवे होता है टू कनेक्ट अ नेटवर्क, टू क्रिएट एन एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट इन अ नेटवर्क। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो गेटवे है ये एक्चुअली में मेरे नेटवर्क का, जो मेरा लोकल एरिया नेटवर्क है, जिस वाईफाई से मैंने अपना लैपटॉप कनेक्ट किया है, इस नेटवर्क के अगर मुझे बाहर जाना है तो इस गेटवे के थ्रू बाहर जाना होता है। तो इस गेटवे के थ्रू बाहर जब जाना होता है तो गाइज आप देख सकते हो, ठीक है, कैसे इस गेटवे के थ्रू बाहर जाने की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इफ यू सी हियर, इफ यू गाइज यू सी द ट्रेसट कमांड, तो ट्रेसट कमांड के अंदर गाइज क्या था, यहाँ पे आप देखो फर्स्ट हॉप जो था वो कहाँ का था गाइज, 192.168.43.1, और यही गाइज मेरा क्या है, यही है मेरा गेटवे। तो सबसे पहला स्टार्ट क्या हुआ गाइज, जैसे ही मैंने ट्रेसर चालू किया तो आप देख सकते हो ट्रेसर के हर कमांड के अंदर स्टार्टिंग में देखो हमारा पहला हॉप क्या है, 192.168.43.1। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं फर्स्ट हॉप करता हूं यानी कि फर्स्ट रिक्वेस्ट भेजता हूं तो सबसे पहले कहां पे जाता है, मेरे गेटवे के पास। तो ये डिटेल गाइज हमारा आईपी कॉन्फ़िग बताता है। नाउ इफ यू वांट टू फर्दर सी अ लॉट मोर डिटेल रिगार्डिंग योर कॉन्फ़िगरेशन, तो देखो आप ये यूज कर सकते हो, क्या, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल। यहाँ पे आप देखो IP config स्लैश ऑल, ये कमांड आप यूज कर सकते हो। अब देखो इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल देते हैं, देखो होस्ट नेम, राउटिंग एनेबल कैसा है, ठीक है, मीडिया स्टेट कैसा है, देखो माइक्रोसॉफ्ट वाईफाई डायरेक्ट विजुअल अडेप्टर में यूज कर रहा हूँ मेरे अंदर, ठीक है, देखो वायरलेस सेटिंग्स देखो कैसी आ रही है, देखो फिजिकल एड्रेस, ये गाइस मेरा मैक एड्रेस है, मेरे लैपटॉप का ये मैक एड्रेस है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो आपका IPv6 एड्रेस है, ठीक है, आपका V4 एड्रेस है, ठीक है, सब अगेन सबनेट मास्क, देखो लीज ऑप्टेन यानी कि देखो मैं अपने वाईफाई से कितने देर से कनेक्टेड हूँ और अभी तक मतलब कितने देर तक मैं कनेक्टेड रहूंगा वो चीज भी बता रही है। देखो यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे, यहाँ पे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज DHCP सर्वर होता है गाइस इसी नेटवर्क में, फ्यूचर के अंदर हम देखेंगे DHCP सर्वर भी क्या होता है। सो बेसिक मतलब क्या है गाइस आईपी कॉन्फ़िग का, यहाँ पे क्या है कि आपको अपने नेटवर्क से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएगी, स्लैश ऑल करके डालोगे तो और ज्यादा डिटेल्स मिल जाएगी आपको। देखो यहाँ पे ब्लूटूथ के भी अडाप्टर के बारे में डिटेल्स आ गई है, राइट, ब्लूटूथ डिवाइस है, फिजिकल एड्रेस अगेन देख लो यहाँ पे, सो सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है। देन एक लास्ट कमांड हमने देखा था हु इज, हमने ये कमांड देखा था, -h हमने यूज किया था, www.google.com,
ठीक है, हु इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इंटरनल एक्सटर्नल कमांड। ओके, यहाँ पे गाइज हु इज मेरे कमांड के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है ये वाला कमांड, बट आपको पता होना चाहिए कि हु इज कमांड गाइज क्या करता है, आपको उस पर्टिकुलर डोमेन के बारे में सारी डिटेल्स लाके देता है कि किसने रजिस्टर किया, कब रजिस्टर किया, ठीक है, उसका डोमेन कब एक्सपायर होगा, ठीक है, वो सारी डिटेल्स आपको देखो इस तरीके से कुछ आउटपुट मिलेगा आपको, डोमेन नेम, रजिस्टर किसने किया है, ठीक है, देन कितने सर्वर हैं उसके, देखो अपडेट, क्रिएशन, एक्सपायरेशन डेट, ये सारी डिटेल्स गाइज आपको क्या है ऑटोमेटिकली मिल जाएगी यूजिंग whois कमांड। अगेन स्पीड टेस्ट गाइज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यू हैव मल्टीपल वेबसाइट्स एंड मल्टीपल प्लेसेस वे यू कैन टेस्ट योर स्पीड, आपके नेटवर्क का स्पीड आप टेस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंगली। आप अपने राउटर के थ्रू भी अपनी स्पीड चेक कर सकते हो, इफ यू गो टू योर राउटर्स कंसोल यू कैन देयर आल्सो चेक द स्पीड, तो वहां से भी आपको स्पीड पता चल जाएगी, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, राइट। हमने क्या क्या देख लिया आज, वी स्टडीड अबाउट हमारे बेसिक नेटवर्क टूल्स के बारे में देखा, एंड हमारे डीएनएस सर्वर्स के बारे में देखा, डीएनएस डोमेन नेम्स इन सब के बारे में देखा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। कल हम लोग गाइस क्या देखेंगे, कल हम लोग प्रोटोकॉल यूज्ड ऑन द नेटवर्क्स, क्या क्या प्रोटोकॉल यूज होते हैं, ठीक है, एंड वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टुमारोज विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, कल ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे, राइट। और